नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भूषण की उपस्थिति में ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया और इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है और इसमें जो है माध्यम से जो है विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं। देखिए, अब ये प्रणाली पूरी तरीके से जो है ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण कर दिया गया है। ई विधान एप्लीकेशन के जरिए जो है इस प्रणाली को जो है पूरी तरीके से जो है अब सुचारू बनाया जाएगा और ऐसे में जिस तरीके से बताया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहे हैं और टैबलेट पर ही अब विधायकों को सभी तरीके के दस्तावेज मिले। तो टैबलेट पर मिलेंगे विधायकों को दस्तावेज। तो ये विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण कर दिया गया है और ऐसे में सीएम धामी ने ई नावा का लोकार्पण किया है। तो उत्तराखंड विधानसभा में ई नावा का लोकार्पण कर दिया गया है। सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने इसका शुभारंभ किया है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर टैबलेट पर विधायकों को दस्तावेज मिलेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सदन में विपक्ष की तरफ से जो है तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा सत्र को गैरसैंण न कराने को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार जो है गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाह रही। इसके जो है साथ ही उन्होंने कहा सोमवार का दिन सीएम और वित्त मंत्री का दिन होता है और आगामी 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलाना है। ऐसे में जो है हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रदेश सरकार जो है 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलाएगी। कि अगला सत्र गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, 10 दिन का सत्र हम चलाएंगे। लेकिन देखिए 18, 19, 20, 21 4 दिन और 24 तारीख सोमवार अब नया अगर शुरुआत होती है, क्योंकि सोमवार का दिन है, 24 तारीख है। उधर देहरादून से जो है खबर देहरादून से है, जहां पर धारचूला विधायक हरीश धामी ने सत्र अवधि को लेकर जो है सवाल खड़े किए हैं और हरीश धामी का कहना है कि जब तक विधायक को जो है अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो सत्र में उनकी भूमिका निष्क्रिय ही रहेगी और इसलिए समय अवधि को बढ़ाना चाहिए और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उसे जो है सार्वजनिक तौर पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सरकार को सत्र की अवधि को बढ़ाकर सभी विषयों पर पूर्ण चर्चा करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा कहना है कि विधायकों का एक ही अधिकार है विधानसभा में अपने मामले रखने, और अगर विधानसभा का सत्र नहीं बढ़ा, अगर उसका जो कार्य है अगर वो कम किया गया तो उससे कहीं ना कहीं विधायकों के साथ साथ जनता के हितों के मामले भी जो है विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। उधर खानपुर विधायक उमेश कुमार विधानसभा सत्र में अपनी गिरफ्तारी को लेकर सरकार से जो है सवाल पूछ सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों कुंवर प्रणव सिंह
चैंपियन और उमेश कुमार के बीच काफी विवाद बढ़ गया था, जिसको लेकर दोनों की गिरफ्तारियां हुई। हालांकि उमेश कुमार को तुरंत जमानत मिल गई थी, लेकिन अब उमेश कुमार अपनी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा सकते हैं। आपको बता दें कि और वह कह रहे हैं कि बेलेबल ऑफेंस में जो है उनको पुलिस की तरफ से कैसे गिरफ्तार किया गया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष को बिना सूचना दिए या फिर अनुमति लिए एक विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उन्हें भरोसा है कि ऐसे में सरकार सदन के माध्यम से उन्हें जवाब दे। तो उमेश कुमार सदन में सवाल उठा सकते हैं, गिरफ्तारी से जुड़े हुए सवाल को यहां रख सकते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है उनकी गिरफ्तारी हुई, जबकि जो है प्रोटोकॉल कुछ और कहता हुआ नजर आता है। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखेंगे तो विदाउट परमिशन के जो है उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, बेलेबल ऑफेंस के तहत जिस तरीके से जो है उमेश कुमार सदन में इस को लेकर सवाल उठा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो गिरफ्तारी की बेलेबल ऑफेंसेस में वो किस आधार पे की, मैं तो बस ये जानना चाहूँगा। आपने बेलेबल ऑफेंसेस में किस आधार पर एक विधायक को गिरफ्तार किया? मैं सदन में इस बात को पूछूंगा कि मुझे सरकार इस बात का जवाब दे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है, जिस पर विधानसभा सत्र के दौरान धारचूला विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं माननीय सीएम जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रदेश में खेलों का आयोजन हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार यहां के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है तो सरकार को हर गांव और हर ब्लॉक में खेल मैदान बनाना चाहिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ है, उसको देखते हुए जिस तरीके से लगातार जो है सवाल ये भी कहे जा रहे हैं कि लगातार अगर उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ खेल के प्रति युवाओं को जागरूक करना चाहती है तो जो है हर जगह खेल के मैदान बनाने चाहिए। और कांग्रेस विधायक ने सीएम का आभार भी जताया है। अच्छे काम होते हैं तो उसकी तारीफ करना भी जो है जरूरी है, और गलत होता तो उसका विरोध करना भी हमारा जो है कर्तव्य है। और ओलंपिक का जो गेम हुआ है उत्तराखंड में, ये बहुत अच्छा हुआ और उत्तराखंड के युवाओं के लिए आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गांव के हर जो है ब्लॉक स्तर में या उस पे या तहसील स्तर पे मिनी स्टेडियम का निर्माण कराए, जिससे कि आने वाले समय में इस राज्य का ही नहीं पूरे देश का नाम यहाँ के बच्चे जो है खेल के माध्यम से जो है देश और विदेशों में रोशन करे। ये मेरी जो है उनसे उम्मीद है और आशा है, और मैं उनसे कहूंगा भी। उधर हल्द्वानी में एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस के मुताबिक यह एक जो है ट्रक चालक ने मंडी पुलिस चौकी को सूचना दी कि बरेली रोड 3 पानी मंडी के पास में एक कार किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई है, जिसमें कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं। चौकी मंडी पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे तो कार में 3 व्यक्ति फंसे हुए थे और फायर कर्मियों को बुलाकर कटर से वाहन को काटकर 3 लोगों को कार से निकाला गया है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये ताजा मामला बरेली रूट का है। कल रात के समय 2:30 बजे के लगभग एक स्विफ्ट डिजायर कार जिसमें 3 लोग सवार थे
ये लालकुआ की ओर संभवतः जा रहे थे। आगे से एक ट्रक जा रहा था और पीछे की ओर से ये गाड़ी ट्रक के पीछे घुस गई और उसमें मौके पे ही 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक घायल है, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और आगे की अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। हल्द्वानी में मेयर गजराज बिष्ट लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा हल्द्वानी के मंगल पड़ाव, मछली बाजार और वर्कशॉप लाइन में जो है नगर निगम की खाली पड़ी जमीनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया और इस दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह और सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट सहित जो है नगर निगम की टीम मौजूद रही। बता दें कि इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों पर फड़ बाजार, पार्किंग और गोदाम सहित अन्य जनहित के कार्यों को करने के लिए निर्देश दिए गए। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि नगर निगम की आय बढ़ाने और जनता को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। मैं दोनों तरफ सोच रहा हूँ, जनता की तरफ भी और निगम की तरफ भी। निगम की आय बढ़े, निगम की आय बढ़ेगी तो जनता के लिए सुविधाएं हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी शहर के अंदर हम वेंडर जोन भी देख रहे हैं, कहीं पर हम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसको भी देख रहे हैं ताकि निगम की आय बढ़े। मैं समझता हूं कि हल्द्वानी के लिए सारी चीजें सुव्यवस्थित हो जाएं। जहां तक अतिक्रमण का सवाल है, मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि हल्द्वानी को सुंदर बनाना है, सुरक्षित बनाना है और विकसित बनाना है। देखिए, जो हमारे महापौर श्री गजराज बिष्ट जी जीते हैं, जनता ने उन्हें जिता करके नगर निगम में बिठाया है। उन्होंने प्रत्येक दिन ये अपना कर्तव्यों को निभा रहे हैं, शहर को साफ कर रहे हैं। जो शहर विकसित शहर हो रहा है, आज शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है और शहर में अतिक्रमण की सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर थी, उधर भूकानून मूल निवास और रोजगार देने की मांग को लेकर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। अचानक विरोध प्रदर्शन करने से पुलिस जवानों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और ऐसे में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने भूकानून, रोजगार और मूल निवास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। फिलहाल पुलिस ने पूर्व विधायक को अपनी हिरासत में ले लिया है। हिरासत में पूर्व विधायक को ले लिया गया है और रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। हालांकि बता दें कि आज ही से जो है बजट सत्र जो है शुरू हुआ है और ऐसे में जो है पूर्व विधायक रोजगार के मुद्दे को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसको लेकर जो है पुलिस ने त्वरित जो है उनको घेरे में ले लिया और हिरासत में पूर्व विधायक को लिया गया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है और गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं और ऐसे में जो है जंगलों में लगी आग को काबू कैसे किया जाना है, इसको लेकर हल्द्वानी वन विभाग की छकाता रेंज में एक मॉक ड्रिल हुई, जिसमें वन विभाग, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और उत्तराखंड फायर सर्विस ने जो है हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल में रिस्पांस टाइम, आग बुझाने के संसाधनों और तैयारियों को परखा गया है। इस दौरान एसडीओ फॉरेस्ट ने सभी कर्मचारियों को जो है फॉरेस्ट फायर के प्रति अलर्ट रहें और रिस्पांस टाइम कम रखने के लिए निर्देश दिए। देखिए, हम अभी आज जो हमारी ये मॉक ड्रिल है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे नए फायर वॉचर को हम योजित कर रहे हैं, जो हमारे रेखी विभाग होते हैं, उनसे हमें कैसे सहयोग प्राप्त करना है, उन सब चीजों को चेक करने के लिए हमने आज ये मॉक ड्रिल रखी गई है, जिसमें हमारे 52 फायर वॉचर जो आए हैं तीनों रेंजों से, छकाता, जोलासाल, नंदौर रेंज से। तीनों रेंजों के हमारे जो वन दरोगा, वन आरक्षी और
वन क्षेत्राधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं जो उन फायर वॉचरों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड में स्मार्ट विद्युत मीटर पर राजनीति चरम पर है। आपको बता दें कि बीते दिनों की इच्छा से जो है कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्मार्ट मीटर तोड़कर अपने गुस्से का इजहार किया, तो वो अब जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्मार्ट विद्युत मीटर को गरीबों का उत्पीड़न करने वाला बताया है। माहरा ने कहा कि समूचे उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का काम एक विशेष औद्योगिक घराने की कंपनी को मिला है। इस औद्योगिक घराने को फायदा पहुंचाने की नीयत से प्रदेश में स्मार्ट विद्युत मीटर लगाए जा रहे हैं। देखिए, विरोध करने की बात ही अभी 1 साल सवा साल पहले ही मीटर लगे हैं और उन मीटर्स को हटा के फिर एक स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है क्योंकि एक उद्योगपति घराने को मदद करनी है। और खुद बीजेपी के एक पूर्व मंत्री ने इस पर प्रश्न उठाया, हालांकि उनको डांट पड़ गई और उन्होंने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया है खजानदास जी ने। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक जो संबंध था विभाग और आम जन में वो टूटेगा। कई जगह ऐसा है और खासकर काश्तकारों में देखा जाता है, किसानों में, कि महीने साल के कम से कम 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी दिक्कत में वो रहता है। जब वो बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, गुड़ाई निराई के लिए उसका पैसा खर्च होता है, लेबर में उसका पैसा खर्च होता है, उस समय बड़ी तंग स्थिति में किसान रहता है। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम लोगों से पहले मंत्री, विधायकों के घर और शासन के सभी आला अधिकारियों के दफ्तर और घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। और वहीं सीएम के आदेश को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि बीजेपी के कोई भी विधायक और मंत्रीगण स्मार्ट मीटर के विरोध में नहीं है, सिर्फ कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जबकि स्मार्ट मीटर उत्तराखंड के लिए भलाई वाली बात है और इसमें जितनी बिजली उपयोग की जाएगी उतना ही रिचार्ज किया जाएगा। जनता पार्टी के विधायकगण, मंत्रीगण हैं, किसी भी प्रकार से वो स्मार्ट मीटर के विरोध में नहीं है। ये अल्प बुद्धि के ज्ञाता जो है कांग्रेस पार्टी के लोग, वो ही इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि भ्रम फैलाने में वो नंबर 1 है। स्मार्ट मीटर हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत भलाई वाली चीजें हैं। इसमें हम जितनी बिजली यूज करेंगे उतना ही रिचार्ज करेंगे, किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क इसमें नहीं होगा। स्मार्ट मीटर के जरिए हमें ये पता रहेगा कि हमने अब तक कितनी बिजली यूज करी है। जब हम घर पर नहीं होंगे, कुछ दिनों के लिए बाहर होंगे, तो स्मार्ट मीटर को बंद किया जा सकता है, उसमें बिजली का कोई भी शुल्क नहीं होगा। दून में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए सरकार देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने पर जोर दे रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि देहरादून एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर बैठक की और बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को एक्सप्रेस वे से जोड़ते हुए केंद्र से सहयोग का अनुरोध करने और स्टेट सेक्टर से जल्द काम शुरू करने को भी कहा है। तो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने पर यहां पूरी तरीके से फोकस के साथ में जोर दिया जा रहा है। जिस तरीके से जो है ये परियोजना को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों की बैठक ली है और एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर जो है अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। उधर संगठन के चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हाई लेवल की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में कई विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी शामिल रहे और इस बैठक में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई और प्रदेश में मंडल अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के बाद 28 फरवरी को जिला अध्यक्षों के चुनाव कराए जाएंगे।
बता दें कि जिसको लेकर चर्चा की गई है, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि फिलहाल इस बैठक में सभी पहलुओं पर विचार किया गया है और 28 फरवरी को जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पहलुओं पर विचार मंथन किया जा रहा है। देखिए, मंडल अध्यक्ष के जो संगठन के हमारे चुनाव थे उसको लेकर जो जगह जगह पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे, वो पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट लेकर आज यहाँ पर आए हैं और उसी को लेकर यहाँ बैठक चल रही है, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन अजय कुमार जी और सारे पर्यवेक्षक मौजूद हैं। वो जितना भी फीडबैक लेकर आए हैं संगठन में मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, वो फीडबैक उनसे लिया जा रहा है। जल्द ही माना जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष के जो चुनाव रहे हैं उनकी घोषणा जल्दी होने वाली है। उधर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी का मुस्लिम समाज लाभ उठा रहा है। कोटद्वार में मीडिया को दिए अपने एक बयान में ताजुद्दीन इदरसी ने कहा कि अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि मात्र उनको जिन लोगों ने अपना वोट बैंक समझा वही उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा है। मकान बनाने वाली हो या ये जो हमारा कार्ड बना है स्वास्थ्य कार्ड, इसकी अधिकांश जो है मुस्लिम गरीब तबका है, इस कार्ड का फायदा उठा रहा है। इससे जो है लोगों की समझ में आने लगी है कि जो हमारे लिए भाजपा कर सकती है वो और लोगों ने नहीं किया है, आज तक हमें गुमराह रखा। उधर लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अभी देहरादून और उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है और इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी और उन्होंने कहा कि 4 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होने से साइबर अपराध की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है और कुमाऊं में पंतनगर उधमसिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो एसओपी है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण है उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूंकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण है वो देहरादून थाना देखेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।